वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 8 जुलाई की करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। आप इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि सारे करंट अफेयर्स अभी कवर हो जाएं। आगे आने वाले जो भी एग्जाम आप देने की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, GS1 की न्यूज़ है कि सॉयल सैंपल्स फ्रॉम तमिलनाडु सेंड फॉर प्रोजेक्ट एट न्यू पार्लियामेंट साइट। तो जो नई पार्लियामेंट बन रही है इस टाइम पे दिल्ली के अंदर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके लिए तमिलनाडु से सॉयल सैंपल्स भेजे गए हैं नया पार्लियामेंट बनाने के लिए। यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक जेस्चर है, एक फ्रेंडली जेस्चर है कि हम तमिलनाडु से जो संगम लिटरेचर के जिसमें मेंशन किया गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें समझ में आएगा हमें कि जो एंशंट तमिल संगम लिटरेचर था तो उसमें 5 रीजन्स बताए हुए हैं तमिलनाडु के, तो वहाँ से मिट्टी मंगवाई गई है जिससे कि पार्लियामेंट जहाँ पे जब बनेगी, जहाँ पे पार्लियामेंट बन रही है वहाँ पे उस मिट्टी को लगाया जा सके। यानी कि एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है। जो रिच कल्चरल हिस्ट्री है तमिल्स की विल बी फीचर्ड इन अ प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द न्यू पार्लियामेंट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। तो जो सॉयल सैंपल्स हैं, 5 जो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं जो कि एंशंट तमिल संगम लिटरेचर में मैंशनड है, जैसे कि एक तो कुरिंजी है, एक मुलई है, एक मरुथम है, एक नीथल है और एक पालई है। तो इसको कलेक्ट किया गया है और कैपिटल में भेजा गया है, यानी कि न्यू दिल्ली भेजा गया है। ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम दिल्ली, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटेड टू कलेक्ट द सॉयल सैंपल्स एंड सेंड देम टू द कैपिटल लेट लास्ट मंथ। यानी कि जून के एंड में इन सबको भेजा गया है तमिलनाडु से। अब देख लेते हैं जो सॉयल सैंपल्स भेजे गए हैं कुरिंजी तिनई से, यानी कि जो कुरिंजी तिनई का मतलब हुआ माउंटेन्स एंड स्लोप्स। अब देखिए इन सबका अलग अलग मीनिंग है, वो सभी समझ लेंगे। तो कुरिंजी का मीनिंग है माउंटेन्स एंड स्लोप वर कलेक्टेड फ्रॉम द नीलगिरी। अब देखिए माउंटेन्स और स्लोप हैं तो माउंटेन्स के एरिया से इसको इकट्ठा किया जाएगा मिट्टी को। नीलगिरी से ली गई है, कोडई कनाल से और पालनी हिल से। इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, कोली हिल्स लिया गया है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट से, यरकोट से मिट्टी ली गई है सलेम डिस्ट्रिक्ट में से, और कोटरलम इन तेनकासी डिस्ट्रिक्ट एंड जवदू हिल्स इन दी तिरुवनमलाई डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए इन सभी जगहों से मिट्टी लेकर भेजी गई है, जिसको कहा जा रहा है कुरिंजी तिनई। अब देखिए सवाल ऐसे ही पूछा सकता है UPSC में किसी भी स्टेट पीसीएस में कि कुरिंजी और ये जितने भी नाम हैं अजीब अजीब से आप देख सकते हैं, तो ये सभी नाम जैसे कि मुलई हो गया, तो ये सभी नाम पूछ लेगा कि कुरुंजी मुलई ये भी न्यूज़ में थे, ये क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इकोलॉजिकल रीजन्स हैं तमिलनाडु के जो कि संगम लिटरेचर में भी मेंशन थे। सॉयल सैंपल्स जो फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स से भेजे गए हैं, कोयम्बटूर से, सलेम से, तिरुनेलवेली से, कृष्णगिरी, थेनी, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से। इनको मुलई तिनई के अंडर कलेक्ट किया गया है। तो जो मुलई तिनई के अंदर जो कलेक्ट किया गया है वो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स है। तो जिस तरह से कुरिंजी जो है वो माउंटेन्स और स्लोप्स को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से मुलई जो है वो जंगलों को और ग्रासलैंड्स को, यानी कि जो हरे घास के मैदान होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है सैंपल्स फ्रॉम थंजौर, तिरुवरूर, कोयम्बटूर, तिरुचि, सलेम, तिरुनेलवेली एंड कृष्णगिरी वर कलेक्टेड फॉर मरुधम। तो मरुधम तिनई जो है यानी कि जो प्लेन्स को, वैलीज़ को और एग्रीकल्चर लैंड को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से मिट्टी इकट्ठी की गई है। और फिर सॉयल सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं नीथल तिनई के लिए, जो कि कोस्टल और सी शोर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुडालोर, नागपट्टनम, थूथुकुडी और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से। और लास्ट आता है पलई तिनई, ये पास्ट वेस्टलैंड या डेजर्ट, यानी कि जो डेजर्टी वाली जो लैंड होती है वहाँ से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कहाँ से इकट्ठे किए गए हैं देख लेते हैं ज़रा। इनको किए गए हैं रमनाथपुरम से, थूथुकुडी से, शिवगंगा से और विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट से। तो इन सब जगहों से, यानी कि ये सभी चीज़ें तमिलनाडु के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपको डेजर्टी जैसा रीजन भी दिख जाएगा वहाँ पे, वेस्टलैंड जैसा, कोस्टल एरियाज़ भी आपको मिलेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड्स, प्लेन वैलीज़ भी मिलेंगी, माउंटेन्स भी मिलेंगे, यानी कि सभी तरह का रीजन वहाँ पे आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। तो यहाँ से ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगम लिटरेचर क्योंकि न्यूज़ में आ रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का जो पहला एग्रीकल्चर बजट है जो पेश किया गया था 2021-22 में, उसमें भी ये अनाउंस किया गया था कि एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, चेन्नई में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, विच वुड ऑल्सो डिपिक्ट द ट्रेडिशनल लैंड क्लासिफिकेशन मोड्स। जस्ट GS2 की न्यूज़ आती है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसीज न्यूज़ आ रही है कि न्यू इंडियन एनवॉयज़ फॉर की कंट्रीज़। तो कई देशों के लिए इंडियन एनवॉयज़ को
अपॉइंट किया जा रहा है नए इंडियन एनवॉयज़ को, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो इंडिया के जो एम्बेसडर हैं भूटान रुचिरा काम्बोज इज़ टेकिंग ओवर एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जगह लेने जा रही हैं अब रुचिरा काम्बोज। एंड इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश विक्रम दोराईस्वामी इज़ लाइकली टू बी द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू द यूके। तो यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के यानी कि लंदन में बैठेंगे ये विक्रम दोराईस्वामी, जो इस टाइम पे बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं, उनको यूके का हाई कमिश्नर लगाया जा रहा है। जो नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो विनय क्वात्रा हैं। जो एनवॉयज़ हैं वो टेक ओवर करेंगे टी.एस. त्रिमूर्ति से, क्योंकि टी.एस. त्रिमूर्ति इस टाइम पे भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो वो न्यूयॉर्क में बैठते हैं, तो उनसे टेक ओवर करेंगी रुचिरा काम्बोज। और जो गायत्री इसार कुमार हैं इनसे टेक ओवर करेंगे लंदन में ये विक्रम दोराईस्वामी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको AIU का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने मंडे को अनाउंस किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सुरंजन दास एज इट्स प्रेसिडेंट। तो उनका प्रेसिडेंट सुरंजन दास जी को बनाया गया है। प्रोफेसर दास विल बी द एसोसिएशंस 101st यानी कि 101वें प्रेसिडेंट बने हैं ये, एंड टेक्स ओवर फ्रॉम G. तिरुसगम। तो ही हैज़ वन अक्लेम एज अ स्पेशलिस्ट इन साउथ एशियन हिस्ट्री। अब देखिए इनके बारे में बताया जा रहा है जो वाइस चांसलर हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के। जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी। तो जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के VC हैं सुरंजन दास, तो वो उनको अक्लेम हुआ है एज अ स्पेशलिस्ट इन साउथ एशियन हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, स्पेशली इन द रियल्म्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, नेशन बिल्डिंग एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट आता है म्यांमार होस्ट फर्स्ट रीजनल मीटिंग सिंस कू। अब देखिए 1 फरवरी 2021 में कू हुआ था म्यांमार के अंदर, जहाँ पे तख्ता पलट किया गया था। आंग सान सूची की जो सरकार थी उसको हटाकर वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप ला दी गई थी। तो अब वो जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो कि पिछले 1 साल से ऊपर हो चुका है वहाँ पे है, तो म्यांमार होस्ट करने जा रहा है पहली रीजनल मीटिंग कू होने के बाद। तो म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है मंडे को उसने होस्ट की फर्स्ट हाई लेवल रीजनल मीटिंग सिंस द आर्मी टुक ओवर लास्ट ईयर यानी कि 2021 में 1 फरवरी 2021 में विद चाइनाज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी एंड काउंटर पार्ट्स फ्रॉम मेकोंग डेल्टा नेशंस। तो जो मेकोंग डेल्टा यानी कि मेकोंग जो नदी बह रही है चाइना से होती हुई और जो साउथ एशियन नेशंस हैं वहाँ से बहती हुई वो निकलती है, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने बातचीत की है। मिस्टर वैंग मेट विद हिज कॉलीग्स फ्रॉम म्यांमार। अब देखिए कौन कौन से देशों से मिले हैं, तो म्यांमार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और वियतनाम है, एट द लैंसैंग मेकोंग कोऑपरेशन ग्रुप। देखिए जो लैंसैंग है, लैंसैंग ये चाइना कहता है मेकोंग नदी का हिस्सा, जो मेकोंग नदी का हिस्सा चाइना के अंडर पड़ता है उसको वो लैंसैंग कहता है, और जब वो चाइना से निकलकर म्यांमार में एंटर करती है उसके बाद से उसको मेकोंग कहा जाता है। मीटिंग हेल्ड अंडर द थीम सॉलिडारिटी फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जो मीटिंग की थीम थी वो थी सॉलिडारिटी फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये कहाँ पे हुई है, ये एक सेंट्रल सिटी ऑफ बगान में हुई है जो अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द ग्रुपिंग इज़ अ चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव। ये ग्रुपिंग जो है एक चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव है दैट इंक्लूड्स द कंट्रीज़ ऑफ द मेकोंग डेल्टा। मेकोंग डेल्टा के जो भी कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं, जो कि एक पोटेंशियल सोर्स है ऑफ रीजनल टेंशंस ड्यू टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑल्टरिंग द फ्लो एंड रेजिंग कंसर्न्स ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज। अब क्योंकि वहाँ पे चाइना जो है बहुत सारे डैम्स बना रहा है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है मेकोंग नदी पे, तो जो अपने आप में एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि इससे जो आगे आने वाला जो फ्लो है, इकोलॉजिकल जो फ्लो है नदी का, वो रुक रहा है। चाइना हैज़ बिल्ड 10 डैम्स अलॉन्ग द अपर स्ट्रेच ऑफ द मेकोंग, द पार्ट इट कॉल्स द लैंसैंग। तो लैंसैंग जो वो ऊपर के पार्ट को कहता है मेकोंग नदी के, वहाँ पे चाइना ने अपनी टेरिटरी के अंदर 10 डैम बना दिए हैं उस पर। चाइना जो है वो म्यांमार का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और सबसे पुराना एलाई रहा है। बीजिंग हैज़ इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन म्यांमार माइन। अब देखिए बीजिंग ने बहुत सारे पैसे, यानी कि चाइना ने बहुत बड़े अमाउंट में पैसे जो हैं, कई बिलियंस ऑफ डॉलर जो है म्यांमार में इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे म्यांमार की खदानों में हो, ऑयल और गैस पाइपलाइन में हो या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। मेजर आर्म सप्लायर भी चाइना ही है म्यांमार के लिए, टुगेदर विद रशिया। तो मैनी इन म्यांमार सस्पेक्ट चाइना ऑफ सपोर्टिंग द मिलिट्री टेक ओवर। अब देखिए कई लोग ये संदेह करते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना ने ही हेल्प करी है मिलिट्री को, जिसके वजह से उन्होंने टेक ओवर कर लिया म्यांमार में। जो म्यांमार में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आंग सान सूची की जो सरकार थी, उनको हटाकर म्यांमार में खुद जो वहाँ की मिलिट्री थी उसने टेक ओवर कर लिया है। नेक्स्ट आती है GS3 की न्यूज़ देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है एनफोर्सिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 1 जुलाई 2022 से, जिस प्रकार से 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था, उसी प्रकार से 1 जुलाई 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन
सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी कि जो भी वो प्लास्टिक जो आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन सभी चीज़ों पे बैन लगा दिया गया है। तो अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स दैट वाज नोटिफाइड बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, अगस्त 2021 में इसको नोटिफाई किया गया था। 1 जुलाई 2022 से इसको लागू कर दिया गया है। तो इफेक्ट में आ गया है ये 1 जुलाई 2022 से। द नोटिफिकेशन सेड नेशनल एंड स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स वुड बी सेटअप टू चेक इलीगल मैन्युफैक्चर। अब देखिए, कंट्रोल रूम सेटअप किए जाएंगे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी किया जाएगा और स्टेट लेवल पे भी किया जाएगा, जिससे कि ये चेक किया जा सके कि इलीगली मैन्युफैक्चरिंग ना हो, ना इंपोर्ट किया जा सके, ना स्टॉक किया जा सके, ना डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, ना सेल हो, ना ही यूज़ हो बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक हर रूप में डिस्कार्ड करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। प्लास्टिक वेज मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो मैनेजमेंट के रूल्स को अमेंड किया गया, विल ऑल्सो प्रोहिबिट, ये भी प्रोहिबिट करते हैं, ये भी रोकथाम करते हैं मैन्युफैक्चर का, इंपोर्ट का, स्टॉकिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, उन प्लास्टिक कैरी बैग्स का जिससे कि हम बहुत ही आसानी से सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं मार्केट से, उनके ऊपर बैन लगाया गया है, जो कि अपना में एक बहुत अच्छी चीज़ है। हैविंग थिकनेस लेस देन 120 माइक्रोन्स विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 31, 2022। तो 120 माइक्रोन से कम के जो थिकनेस के जो प्लास्टिक बैग्स होंगे उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है 31 दिसंबर 2022 से। तो अब देखते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। द सेंटर डिफाइंस इट इज़ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओनली वंस। तो यानी कि सेंटर ने कहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होने के लिए इंटेंट किया गया है, बना है, बीइंग बिफोर डिस्पोज ऑफ और रिसाइकिल, यानी कि रिसाइकिल होने से पहले और डिस्पोज करने से पहले, चाहे आप उसको डिस्पोज करें चाहे आप उसको रिसाइकिल करें, लेकिन उससे पहले उसको जो यूज़ किया गया था वो एक ही बार यूज़ किया गया था। इसका लाइव या बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ या आप खुद जब आप मार्केट जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी वाला जो सब्ज़ियाँ डाल के देता है उन पन्नी में, तो वो पन्नी कहने को सिर्फ आप सब्ज़ी लेके आते हैं, उसके बाद वो कूड़े में फेंक दी जाती है या वो डस्टबिन में लगा दी जाती है, यानी कि उनका यूज़ जो है वो सिर्फ एक ही बार हुआ है, मल्टीपल यूज़ उस चीज़ का नहीं हुआ है। तो ऐसे अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम हर दूसरे तीसरे दिन सब्ज़ी लेने जाते हैं बड़े अमाउंट में, मात्रा में घर के लिए, तो इस तरह से कितनी ज़्यादा पन्नियाँ हर घर में जो यूज़ की जा रही हैं वो सिर्फ एक ही बार यूज़ की जा रही है और उनकी कोई आगे लाइफ नहीं है। फॉर द पर्पजेज ऑफ द बैन देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 21 आइटम्स दैट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो 21 आइटम्स हैं जिसको लिस्ट में डाला गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। अब जैसे कि जो ईयरबड्स हैं उसको भी इसमें रखा गया है, जिसमें प्लास्टिक स्टिक होती है, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स के लिए जो प्लास्टिक स्टिक हैं उसको रखा गया है, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकॉल, प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, जैसे कि जो शादियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, फोक्स, स्पून्स, नाइव्स, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग या पैकिंग फिल्म्स जो मटेरियल होता है, यानी कि जो पन्नी से जिससे कि हम रैप करते हैं जो मिठाई के डब्बों के ऊपर या इनविटेशन कार्ड्स पे, सिगरेट के पैकेट्स पे, प्लास्टिक या पीवीसी के जो बैनर्स हैं 100 माइक्रोन से, और जो स्टीरर है, स्टीरर क्या होता है, यानी कि कुछ भी चीज़ आपको घोलनी होती है, मान लेते हैं आपने कॉफ़ी डाली कप में और आपको उसको स्टर करना है, घोलना है, तो हम स्टीरर का यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया गया है। दीज ऑब्जेक्ट्स वर लिस्टेड by the Environment Ministry in August when it notified the plastic waste management rules. Single-use plastic items show such as these had low utility and high littering potential. देखिए सिंपल सी बात है, तो सभी को पता है कि इनकी यूटिलिटी तो बहुत कम है, एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद आपने फेंक दिया, लेकिन इनका जो लिटरिंग पोटेंशियल है, यानी कि इससे जो गंदगी फैलती है, जो लिटर होता है, यानी कि जगह जगह आपको पड़े मिलेंगे, वो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मिनरल वाटर बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स आर अनअफेक्टेड बाय द बैन। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम वो 20 रुपये की बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं या एक्वाफीना खरीदते हैं या बेली की बोतल खरीदते हैं, वो और जो कोक की बोतल है, पेप्सी की बोतल है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। यानी कि जो पेट बॉटल्स हैं, पेट प्लास्टिक से बनी हुई जो बॉटल्स हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है इस बैन का, यानी कि वो निरंतर इसी तरह से चलती रहेंगी। राइटर का यहाँ पे बहुत अच्छा है, राइटर का कहना यहाँ पे ये है कि इन पॉपुलर इमेजिनेशन दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। लेकिन पॉपुलर इमेजिनेशन के हिसाब से देखें, आम जनता के हिसाब से देखें, आम लोगों के हिसाब से देखें, तो ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं ये ही सबसे बड़ा लोगों को लगता है सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक पोल्यूशन का। लेकिन सरकार ने इन्हीं चीज़ों को प्लास्टिक पोल्यूशन के बैन से बाहर रखा है। सो फार 32 स्टेट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैव रिपोर्टेडली कॉन्स्टिट्यूटेड अ डेडिकेटेड टास्क फोर्स टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ अ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो 32 स्टेट्स ने, यूनियन टेरिटरीज ने डेडिकेटेड टास्क फोर्स भी बना दी है जिससे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को एलिमिनेट किया जा सके। द ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि बैन वुड शटर 88,000 यूनिट्स। देखिए अब जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये बात करेंगे कि ये जो बैन है वो थोड़ा गलत है, ऑल्दो ये लिविंग के लिए ख़राब है, लेकिन
बड़ी लिविंग के लिए अगर हम देखें तो अर्थ की लिविंग के लिए हम देखें तो ये चीज़ सही है। तो ये जो बैन है ये 88,000 यूनिट्स को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो इन्वॉल्व हैं उनको बंद करवा देगा। मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, यानी कि उनका कहना यह है कि लाखों लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और 25,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था भारत प्लास्टिक पूरी दुनिया में, वो उस पर फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए स्पेस जो कि एक अपने आप में एक ग्लोबल रिसोर्स है, यानी कि जो अंतरिक्ष है वो एक ग्लोबल रिसोर्स है, यानी कि पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात अब कही जाने लगी है, क्योंकि धरती तो हमने ख़त्म कर ही दी है, अब हम स्पेस की तरफ भी जा रहे हैं। द यूके होस्टेड द 4th समिट फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी इन लंडन। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम ने 4थी समिट एक हेल्ड करी है सस्टेनेबिलिटी की लंदन में, इन कोलैबोरेशन विद द सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन। इन लाइन विद द एम्बिशियस यूके नेशनल स्पेस स्ट्रेटजी, जॉर्ज फ्रीमैन जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस हैं, उन्होंने एक नया प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी डिक्लेयर किया है, लॉन्च किया है। तो प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, लंदन में हुआ है, और एक मीटिंग की गई थी, सबमिट की गई थी स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके लिए किया गया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लान का नाम क्या है, प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। According to him, this plan aims to set a global commercial framework for the insurability and licensing and the regulation of commercial satellites। अब देखिए जो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में हैं, जो हर देश प्रक्षेपण कर रहा है, हर देश उसको लॉन्च कर रहा है, बात ये आती है कि वहाँ पे इतनी सैटेलाइट्स हो गई हैं या वहाँ पे इतना स्पेस डेब्री हो गया है कि वहाँ पर ख़तरा है आप किसी भी कंट्री की सैटेलाइट को कि उस पर कोई दूसरी चीज़ जो है उस पर अटैक करके या उससे टकरा के, अटैक का मतलब है यहाँ पे उससे टकरा के उसको नष्ट कर सकती है। तो उसकी इंश्योरेबिलिटी की बात की जा रही है कि अब उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए क्या, और जो लाइसेंस मिलेगा कि जिससे कि रेगुलेट किया जा सके कमर्शियल सैटेलाइट्स को। इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस द कॉस्ट for those who comply with the best sustainability standards and thus encourages a thriving ecosystem for the industry। तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए कॉस्ट कम कर दी जाएगी जो बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड्स को अपनाएंगे, और जिससे कि एक एनकरेजमेंट मिले कि लोग जो है तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर सकें। तो व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी इन आउटर स्पेस मीन? तो सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है बाहरी अंतरिक्ष में, बाहरी स्पेस में? तो देखिए द अर्थ्स ऑर्बिटल इन्वायरमेंट हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड इन द लास्ट डिकेड। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो ऑर्बिटल इन्वायरमेंट है यानी कि जो धरती की ऑर्बिट है जिसमें अलग अलग सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो वो ट्रिपल हो गई हैं पिछले दशकों में। यानी कि अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हर देश ने लॉन्च की है अपने अपने देश में, अपने अपने लोगों को सहूलियत पहुँचाने के लिए। एज द कॉस्ट ऑफ मिशंस रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज, जो कॉम्प्लेक्सिटी है मिशंस की और स्लॉट अलॉटमेंट रिड्यूस ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए क्योंकि धीरे धीरे जो मिशंस को लॉन्च करने की जो कॉस्ट है वो कम हुई है, यानी कि जो रॉकेट भेजने का जो कॉस्ट आता है, सैटेलाइट को भेजने का जो कॉस्ट आता है वो कम हुआ है, और जो मिशन की कम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हुई है, और प्लेयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि स्पेस एक्स करके जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मार्केट में आ गई हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है मिशन की थोड़ा सा वो इंक्रीज़ हो गई है, और जो स्लॉट अलॉटमेंट है कि जो लोगों को स्लॉट मिलना है अलग अलग देशों को कि कब आपकी मिसाइल जाएगी या कब आपका रॉकेट जाएगा और सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, उसके जो इशूज़ हैं वो बढ़ गए हैं। विद द इमर्जेंस ऑफ लार्ज कॉन्स्टलेशंस एंड कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट्स देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कोलिजन्स एंड इंटरफेरेंस विद रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब देखिए लार्ज कॉन्स्टलेशन यानी कि बहुत बड़े कंपनीज जो हैं उन्होंने कई सारी सैटेलाइट्स छोड़ी हैं जिससे कि पूरा कॉन्स्टलेशन उन्होंने बना दिया है, कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट छोड़ी गई हैं जिससे कि रिस्क है कि वहाँ पे टकराव हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ में 2 सैटेलाइट्स की या 2 से ज़्यादा सैटेलाइट्स की रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। एज द आउटर स्पेस इज़ कंसिडर्ड अ शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए आउटर स्पेस क्या है? शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हर देश जो है उसके लिए वो अवेलेबल है, कोई भी देश उसको इस्तेमाल कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस की जो कमेटी है ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस 2019 में उसने अडॉप्ट किया था एक 21 वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस का एक सेट टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज़। की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि लंबे समय में हम सस्टेन कर सकें आउटर स्पेस की एक्टिविटीज़ को। वन ऑफ द हॉट इशूज़ व्हेन इट कम्स टू स्पेस सस्टेनेबिलिटी इज़ ऑर्बिटल क्राउडिंग। तो एक जो सबसे इस टाइम पे विवादित जो एक मुद्दा है वो यही है कि ऑर्बिटल क्राउडिंग हो रही है, यानी कि धरती की जो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे सैटेलाइट्स घूमती हैं जो इंसान छोड़ता है वो ओवर क्राउड होती जा रही हैं, यानी कि वहाँ पर अब और सैटेलाइट्स प्लेस करने का स्पेस बहुत कम रह गया है। इट पॉजेज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द ऑपरेशंस एंड सेफ्टी ऑफ अ मिशन एंड इज़ लाइकली टू कॉज लीगल एंड इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल सी बात है, अब लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी आने लगे हैं। अगर मान लेते हैं किसी देश की सैटेलाइट को खराबी आ जाती है किसी दूसरे देश की सैटेलाइट की वजह से, तो वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर बात की जाने लगी है।
तो स्पेस डेब्री इज़ अनदर प्रोमिनेंट इशू। तो स्पेस डेब्री यानी कि स्पेस में जो कचरा हो गया है, जो सैटेलाइट्स डिफंक्ट हो जाती हैं, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, वो ना धरती पे आ पाती, ना ही बाहर आसमान में जा पाती है, वो धरती के चारों तरफ ही घूमती रहती है। तो इसकी वजह से वो कचरा जो है बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट इशू बन गया है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ मिशन एन एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल रिक्वायर्स स्पेस ऑब्जेक्ट्स टू बी मूव्ड टू द ग्रेवयार्ड ऑर्बिट और टू अ लो ऑल्टीट्यूड। अब देखिए, मिशन की कंप्लीट होने के बाद जब किसी सैटेलाइट का काम पूरा हो जाता है तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल आ रहा है कि एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल, यानी कि अब उस मिसाइल की या उस सैटेलाइट की जो लाइफ थी उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो यानी कि उसको एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजना चाहिए, यानी कि एक ऐसे ऑर्बिट में जहाँ पे जाके वो नष्ट हो जाएगी या फिर वो लो एल्टीट्यूड पर आ जाए, जिससे कि वो दूसरी चीज़ों से ना टकराए। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लुक्स टूवर्ड्स स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंश्योर द रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग ऑफ सैटेलाइट्स एट एवरी स्टेज। जो यूके का प्लान है वो प्रपोज कर रहा है कि एक्टिव डेब्री रिमूवल होनी चाहिए इन ऑर्बिट सर्विसिंग में, यानी कि जो डेब्री है, यानी कि जो कचरा है सैटेलाइट्स का, उसको वहाँ से हटाना चाहिए। तो भारत ने भी इसके लिए काम किया है और उसको भी देखते हैं कि व्हाट डज़ द यूके प्लान। अब देखिए, यूके का प्लान देख लेते हैं पहले स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो यूके ने इसको एस्ट्रोकार्टा कहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोकार्टा भी न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है। तो एस्ट्रोकार्टा यूके का प्लान है स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए, बेस्ड ऑन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स मॉडल। जो आर्टेमिस मिशन चलाया था नासा ने, उसके मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। यूके स्पेस सस्टेनेबिलिटी प्लान मेंशंस 4 प्राइमरी एलिमेंट्स वो मेंशन करता है। यूके का जो स्पेस सस्टेनेबिलिटी प्लान है वो क्या है, 4 चीज़ें। एक तो है टू रिव्यू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द यूकेज ऑर्बिटल एक्टिविटी, यूके की क्या ऑर्बिटल एक्टिविटी चल रही है उसको देखना है। टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि G7 के साथ काम करना है, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना है। टू ट्राई एंड डेवलप सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स, की सेफ्टी होनी चाहिए, क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स होनी चाहिए दैट क्वान्टिफाई द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़। और टू इंड्यूस एडिशनल फंडिंग ऑफ $6.1 मिलियन। तो जो एडिशनल फंडिंग है $6.1 मिलियन की, उसको इंड्यूस करवाना है एक्टिव डेब्री रिमूवल के लिए, यानी कि डेब्री को हटाने के लिए, कचरे को हटाने के लिए $6.1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। यूके ऑल्सो कन्फर्म्ड इन्वेस्टमेंट इन इट्स नेशनल स्पेस सर्विलांस एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम विच वर्क्स ऑन कोलिजन असेसमेंट सर्विसेज। यानी कि यूके इस चीज़ पे भी काम कर रहा है कि जो कोलिजन असेसमेंट है, यानी कि कोलिजन जिससे ना हो या उससे बचाया जा सके, या कितने समय में कोलिजन होगा, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए भी यूके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है फॉर यूके लाइसेंस्ड सैटेलाइट ऑपरेटर्स। अब देखते हैं कि भारत का स्टैंड क्या रहा है स्पेस सस्टेनेबिलिटी पे। तो इंडिया होस्ट्स प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स जैसे कि अग्निकुल, स्काई रूट विच आर डेवलपिंग लॉन्च व्हीकल्स फॉर स्मॉल पेलोड्स। तो अग्निकुल जो है, स्काई रूट हैं, ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कुछ लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं स्मॉल पेलोड्स के लिए, यानी कि जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं उनको लॉन्च करने के लिए। एंड ध्रुव स्पेस विच वर्क्स ऑन हाई टेक सोलर पैनल्स फॉर सैटेलाइट्स एंड सैटेलाइट डिप्लॉयर्स। इंडिया इज़ वेल ऑन इट्स वे टू क्रिएट अ सब सिस्टम दैट एड्रेसेस ग्लोबल एंड सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चंस। इसरो ने एक प्रोजेक्ट नेत्र भी लॉन्च किया था टू मॉनिटर स्पेस डेब्री। तो भारत से प्रोजेक्ट नेत्र जो है, जो इसरो ने लॉन्च किया था, ये स्पेस डेब्री को मॉनिटर करने के लिए है कि जो स्पेस में डेब्री है, कचरा है, उसको मॉनिटर किया जा सके। द डोमेस्टिक सर्विलांस सिस्टम वुड प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ डेब्री विच वुड एड फर्दर प्लानिंग ऑन प्रोटेक्टिंग स्पेस एसेट्स। अप्रैल 2022 में इंडिया एंड द यूएस साइंड अ न्यू पैक्ट फॉर मॉनिटरिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स एट द 2+2 डायलॉग। तो अप्रैल 2022 में भारत और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग के बीच में एक पैक्ट भी साइन हुआ था, जिससे कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जा सके। द कंट्रोल्ड एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट जो भारत ने भी किया था, एंड द रिस्क ऑफ कोलिजन्स मस्ट बी कलेक्टिवली एड्रेस्ड, उसको भी कलेक्टिवली एड्रेस करने की बात की गई थी। टू प्रोवाइड इन ऑर्बिट सर्विसिंग, इसरो ने एक डेवलप किया है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जिसको स्पेडेक्स कहा जा रहा है। तो देखिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जा सकती हैं आपसे। और आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एस्से लिखते हैं आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्से में भी ये जो इसरो के अचीवमेंट्स हैं, भारत के अचीवमेंट्स हैं, इन सबको भी आप मेंशन कर सकते हैं। इट लुक्स एट डॉकिंग अ सैटेलाइट ऑन एन एग्जिस्टिंग सैटेलाइट ऑफरिंग सपोर्ट इन रीफ्यूलिंग एंड अदर इन ऑर्बिट सर्विस। यानी कि ये कहा जा रहा है कि हम एक सैटेलाइट के ऊपर ही दूसरी सैटेलाइट को डॉक कर देंगे और रिफ्यूल कर सकते हैं, एंड अदर इन ऑर्बिट सर्विसेज लाइक एनहेंसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट। और जो सैटेलाइट ऑलरेडी प्लेस्ड है ऑर्बिट में, उसकी किसी तरह से अगर हम कैपेबिलिटी बढ़ा दें वहाँ पे रहते रहते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो इसके ऊपर बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है और उसके ऊपर डेफिनेटली आगे आने वाले एग्जाम्स में सवाल बनेगा, ये है विंडफॉल टैक्स। अब देखिए, गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये टैक्स इंट्रोड्यूस करा है, विंडफॉल टैक्स। तो इन अ सरप्राइज मूव, गवर्नमेंट ऑन July 1 इंक्रीज्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड, एडिड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन पेट्रोल, ATF एंड डीजल। अब देखिए, सरप्राइज मूव में देखते हुए अचानक से सरकार ने 1 जुलाई से
इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है गोल्ड पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है पेट्रोल पे और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे और डीजल पे, एंड स्लैब्ड अ विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन। और जो डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन है यानी कि जो घर के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो क्रूड का प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया। अभी हम समझेंगे विंडफॉल टैक्स क्या है। इस नई लिवाई से माना जा रहा है कि जो विंडफॉल टैक्स लगाया गया है इससे सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा, इससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो अब समझते हैं कि विंडफॉल टैक्स क्या है। अ विंडफॉल टैक्स इज अ टैक्स लिवाइड बाय गवर्नमेंट्स अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज व्हेन इकोनॉमिक कंडीशंस अलाउ दोज इंडस्ट्रीज टू एक्सपीरियंस अबव एवरेज प्रॉफिट्स। अब देखिए सिंपल सी बात है, सरकार का यहाँ पे ये कहना है कि विंडफॉल टैक्स तब लगाया जा सकता है जब सरकार को लगता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस उस जगह की ऐसी थी कि उन इंडस्ट्रीज़ को उन इकोनॉमिक कंडीशंस में ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी जो उनको प्रॉफिट होता था, जो उनका एवरेज प्रॉफिट होता था उससे ऊपर उनको प्रॉफिट हुआ है। तो जो वो ऊपर वाला प्रॉफिट है, जो ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है किसी कंपनी को, उन कंपनीज़ के ऊपर यानी कि उन इंडस्ट्रीज़ पे विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। विंडफॉल टैक्सेस आर प्राइमरीली लिवाइड ऑन कंपनीज इन द टारगेटेड इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे हम, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हुआ, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री हुआ, दैट हैव बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक विंडफॉल। द इकोनॉमिक विंडफॉल से जिसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो, मोस्ट ऑफन कमोडिटी बेस्ड बिजनेस। ज़्यादातर वो एक कमोडिटी बेस्ड बिजनेस होता है, यानी कि कमोडिटी होती है, कोई चीज़ होती है। जिस तरह से यहाँ पे हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे हम देखें कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन पे विंडफॉल टैक्स लगाया, यानी कि क्रूड प्रोडक्शन पे यानी कि पेट्रोलियम सेक्टर को इफेक्ट करने वाली चीज़ है विंडफॉल टैक्स लगा के। तो 1.3 लाख करोड़ जोड़ने की बात की जा रही है। तो विंडफॉल टैक्स जो लगाया गया है सेंटर के द्वारा डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे और फ्यूल एक्सपोर्ट्स पे, वो ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की जो अर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और हर बैरल पे $12 का नुकसान होगा इन रिफाइनिंग मार्जिन्स फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इस नए लिवाई से 1.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार के लिए। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से आई थिंक कि मैक्सिमम लोग इस टाइम पे वाकिफ़ हैं और यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। अभी काफ़ी टाइम से तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है जब से हम लेस कैश की तरफ गए हैं कि हमें कैश कम यूज़ करना है और यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई का एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल रहा है भारत ने जो डिस्कवर किया है, और कई देश अब इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत में यूपीआई सिस्टम लागू हुआ है इस तरह से सभी देश जो हैं वो आगे आने वाले जो देश हैं वो भी अपने यहाँ पे इस सिस्टम को लागू कर पाएँ। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और द यूपीआई ने प्रोसेस किया है 10,41,000 करोड़ रुपए का वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शंस जस्ट इन मई ऑफ दिस ईयर, यानी कि मई 2022 में पूरे भारतवर्ष में यूपीआई से 10.5 लाख करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि दुकानदारों से जो लोगों ने सामान खरीदा है उसका ट्रांजैक्शन की कीमत 10.5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गई है। मोर देन 40% ऑफ ऑल रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, नॉन कैश एंड नॉन पेपर पेमेंट्स इन इंडिया हैपन थ्रू यूपीआई नाउ। तो ये कहा जा रहा है कि भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, यानी कि जितने भी हमें कैश नहीं देना या नॉन पेपर पेमेंट्स हैं भारत में जो भी हो रहे हैं, 40% से जितने भी पेमेंट ज़्यादा हो रहे हैं वो सब यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। तो यूपीआई की फंक्शनिंग देखते हैं कि यूपीआई बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रहा है, यूपीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके ऊपर सवाल बन सकता है। तो यूपीआई की फंक्शनिंग देखें तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था 2016 में एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। एनपीसीआई 2009 में बना था, इसको आरबीआई ने और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था विद द गोल टू क्रिएट अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जिस टाइम पे यूपीए 2 गवर्नमेंट थी 2009 में, उस टाइम पे उन्होंने आरबीआई ने और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर एनपीसीआई का फॉर्मेशन किया था और एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया। यूपीआई ऑपरेट्स ऑन टॉप ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी आईएमपीएस के ऊपर काम करता है, विच वॉज क्रिएटेड बाय द एनपीसीआई फॉर इमीडिएट फंड ट्रांसफर। तो आईएमपीएस तो बनाया था यूपीआई एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, इमीडिएट फंड ट्रांसफर के लिए। यूपीआई उससे भी ऊपर काम करता है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स फंक्शन ब्रॉडली थ्रू 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स के थ्रू यूपीआई काम करता है। पहला है वन बैंक्स अकाउंट इज मैप्ड टू अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो पहले तो आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। नेक्स्ट आता है कि जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है वो एलिमिनेट कर देता है इस रिस्क को कि आपको हर बार अपनी अकाउंट की डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स नहीं डालनी पड़ती, आप अपनी यूपीआई आईडी बताएंगे या कोई भी डिटेल आप बताएंगे तो वहाँ से ट्रांजैक्शन इजीली हो सकता है। द ओनली प्री रिक्विसाइट इज़ दैट योर बैंक अकाउंट बी लिंक टू अ मोबाइल नंबर। तो आपकी ज़रूरत ये है कि आपका बैंक अकाउंट उस फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए और वो फ़ोन नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए, तभी आप उससे डील कर पाएंगे। सेकेंडली है कि एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि कोई भी बैंक हो सकता है यहाँ पे, वो ट्रांजैक्शंस करता है इस यूपीआई के थ्रू द अंडरलाइंग बैंक अकाउंट। एंड फाइनली द यूपीआई सॉफ्टवेयर। अब एक यूपीआई का सॉफ्टवेयर चाहिए। अब यूपीआई का सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो भीम ऐप हो, चाहे वो गूगल पे की ऐप हो, फ़ोन पे की ऐप हो या फ्री चार्ज की ऐप हो, कई सारी ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में।
तो आप कोई भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। UPI सॉफ्टवेयर ऑर्केस्ट्रेट्स द फंड मूवमेंट फ्रॉम अ कस्टमर्स VPA टू अ टारगेट VPA। दिस ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम पेइंग विद अ डेबिट कार्ड। अब देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये थोड़ा अलग है डेबिट कार्ड के मुकाबले या क्रेडिट कार्ड के मुकाबले, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी इन्वॉल्व हुआ करता था। अभी हम समझते हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है। UPI ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात तो यहाँ पे बहुत ही छोटा अमाउंट, आप 1 रुपये भी किसी को भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बीच में कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं है। द MDR, अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, ये अपना में एक फ़ी है दैट द रेसिपिएंट बैंक कलेक्ट्स फ्रॉम द मर्चेंट। मान लेते मर्चेंट मैं हूँ तो उससे एक रेसिपिएंट बैंक जो है वो एक कलेक्शन करता था फ़ी का, MDR एक फ़ी ली जाती थी उससे। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले जब हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करने की बात करते थे, अगर हम अभी फ़ोन खरीद रहे हैं शॉप से और वहाँ पे हम पेमेंट करते थे तो जो दुकानदार था वो कहता था कि या तो भैया आप कैश में दे दीजिए, वरना आप अगर कार्ड से कटवाते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो वो 2% एक्स्ट्रा देना होता था वो 2% MDR होता था जो उस मर्चेंट से बैंक खरीदेगा, या बैंक खरीदेगा नहीं मतलब बैंक लेगा एज अ चार्ज कि आपने कार्ड स्वैप करवाया। तो जहाँ पे एक तरफ सरकार ये कह रही थी कि आप कैशलेस की तरफ जाओ, कि लेस कैश लो और आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करो, दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही थी, चार्ज लगा रही थी अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। तो इसी के लिए भारत में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया, क्योंकि उससे पहले वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड थे। तो वो ये जो फ़ीस थी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाली जो फ़ीस थी, ये वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड सर्विसेज लेती थी, ये जो कार्ड प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं, और ये अपना पैसा सारा US भेजती थी क्योंकि ये कंपनीज़ US की थी। लेकिन भारत ने फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रुपे कार्ड लॉन्च किया। तो रुपे कार्ड ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट की पहली बात तो ज़रूरत ख़त्म कर दी, और अगर है भी तो यानी कि वो जो पैसा रहेगा वो भारत में ही घूमेगा, भारत से बाहर नहीं जाएगा। द पॉपुलैरिटी ऑफ UPI इज़ एविडेंट फ्रॉम टाइनी रोड साइड शॉप्स टू लार्ज ब्रांड्स। अब देखिए एक छोटी सी दुकान हो या बड़ा कोई मॉल हो, सब जगह पे UPI चल रहा है। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस पेनिट्रेशन इज़ दैट UPI एक्सेप्ट ट्रांजैक्शंस एज स्मॉल एज 1 रुपी। 1 रुपये भी लेता है वो मर्चेंट से, और MDR वहाँ पे कुछ नहीं है, एंड दे हैव टू पे टू देयर बैंक्स अ सिग्निफिकेंट इंसेंटिव टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट्स। तो उनको MDR वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, इससे सभी लोगों ने बहुत ईजिली इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इफ देयर इज़ नो एक्स्ट्रा प्राइस, अब देखिए यहाँ पे सवाल अब ये बनता है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस नहीं है तो NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो इतना ट्रांजैक्शंस पूरे भारत में हो रहे हैं, अभी हमने देखे 10.5 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए सिर्फ मई के महीने में, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस अगर पूरे भारत में हो रहे हैं तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए NPCI पैसा कहाँ से ला रहा है, अगर वो कोई भी चार्ज नहीं वसूल रहा। द आंसर कैन बी दैट cost savings from the reduction in hassles and overheads for banks by supporting UPI will be used to bear the cost। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये सवाल है, अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि भाई NPCI पैसा कहाँ से निकालेगा, तो हो सकता है, इट्स नॉट अ कंपल्शन, लेकिन ये हो सकता है इसका एक रीज़न ये हो कि जो कॉस्ट सेविंग NPCI की या अलग अलग बैंकिंग की या कंपनीज़ की हो रही हैं, जो हैसलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यानी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही और बहुत इजीली ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं, और जिससे कि जो UPI है वो उसका पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से हो पा रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि NPCI यहीं से पैसे निकाल ले, कि जो भी लोगों को सहूलियत हो रही है जिससे कि कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही लोगों को, तो वहाँ से वो अपना बेनिफिट ले सकती है। द इकोसिस्टम इन विच UPI थ्राइव्स इज़ नॉट टू बी मिस्ड। अब देखिए इकोसिस्टम को मिस नहीं करना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट, कहीं पूरे देश में ज़्यादातर आज के टाइम पे हाई स्पीड इंटरनेट है, 4G अवेलेबल है। टेक्नोलॉजीज़ दैट पावर है स्मार्टफोन पावर करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सभी चीज़ें हैं जिससे कि भारत में UPI को बहुत बड़े स्केल पे एक्सेप्टेंस मिल सकती है। द सिक्योरिटी ऑफ UPI, अब देखिए UPI की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, इज टाइड टू द यूजर्स ऑथेंटिकेशन विद द मोबाइल फ़ोन। अब देखिए मोबाइल फ़ोन में एक आपका MPIN होता है 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, तो आप MPIN पहले लॉगिन करते हैं जिससे कि आप उसमें अपनी ऐप में लॉगिन करें, और फिर ट्रांजैक्शन के लिए भी एक लॉगिन ID होती है या एक नंबर होता है फॉर द UPI एप्लीकेशन। एंड देयर इज़ वन मोर लेयर ऑफ सिक्योरिटी व्हेन द बैंक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिन इज़ टू बी कीड। अब देखिए जिस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो लास्ट में एक आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिन भी डालना पड़ता है जिससे कि आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। इज़ टू बी कीड इन एज पार्ट ऑफ एवरी UPI ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देते हैं इस वजह से कि मान लेते हैं आपका फ़ोन चोरी हो गया और आपने आपका जो नंबर था उसको ब्लॉक करवा दिया, तो उस पर होने वाले जितने भी UPI ट्रांजैक्शंस हैं वो सब भी बंद हो जाएंगे, यानी उस पर कोई भी UPI ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा, तब तक नहीं चलेगा जब तक कि वो मोबाइल नंबर चोरी रहेगा या मोबाइल नंबर जो है तब तक वो ऑन नहीं होता। नए इनोवेशंस क्या हैं जो NPCI कर रहा है,
तो रिकरिंग पेमेंट्स फॉर मंथली बिल्स, अब देखिए मंथली बिल्स के लिए, हर महीने के जो मंथली बिल्स के लिए जो रिकरिंग पेमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना है, ये अभी रिसेंट इनिशिएटिव है जो चल रहा है, 123 पे करके है। तो ये अलाउ कर रहे हैं पीपल को विदाउट स्मार्टफोन्स। अब देखिए 123 पे क्या है, ये 123 पे जो है ये अलाउ करता है लोगों को जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन्स हैं, कि वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें मिस्ड कॉल से यूज़ करके। अलाइंग वन टाइम पेमेंट बाय लेटिंग अ मर्चेंट गारंटी या क्यूआर। अब देखिए ये भी काम करा जा रहा है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नया क्यूआर कोड आएगा, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। जो डायनामिक क्यूआर कोड है कि मान लेते हैं आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो हर ट्रांजैक्शन के लिए नया क्यूआर कोड आएगा। ये अपना में ग्रेट बूस्ट है टू सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट बिकॉज देर इज़ नो रिस्क ऑफ समवन हैविंग टेम्पर्ड विद अ स्टैटिक क्यूआर कोड। The merchant generates a QR code specific to that transaction amount and the customer pays through UPI by scanning the QR code। तो QR कोड स्कैन करके आप दे सकते हैं पैसे। UPI एक फिनोमिनल इंडियन टेक्नोलॉजिकल सक्सेस स्टोरी है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इस टाइम पे। 2019 में गूगल ने, अब देखिए आप इंपॉर्टेंट बात है इसको देखिए, एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में आप किसी आंसर में, कि 2019 में गूगल ने US फेड रिजर्व से रिक्वेस्ट की कि आप भी कुछ ऐसा ही डेवलप करो, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि भारत के UPI की तरह ही सिमिलर हो, साइटिंग द थॉटफुल प्लानिंग डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन बिहाइंड इट। तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर गूगल रिक्वेस्ट कर रहा है US फेड रिजर्व से, इट मीन्स अ लॉट कि ये भारत की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप की गई है। UPI ब्रिंग्स वन स्टेप क्लोजर टू द एज ऑफ डिजिटल फिनटेक निर्वाणा। नेक्स्ट आता है इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड इन डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मल्टीपल डिजिटल पोर्टल एट द ऑनगोइंग डिजिटल इंडिया वीक। तो भारत में डिजिटल इंडिया वीक चल रहा है 2022 का, जिसमें एक सिंगल साइन इन पोर्टल मेरी पहचान लॉन्च किया गया है, डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च किया गया है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस एंड अ चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम जो गांधीनगर में इवेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की जा रही हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन के थ्रू। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली आता है कि ब्रिक्स का जो एक्रोनिम है BRIC ब्रिक, इसको 2001 में गोल्डमैन सैच कंपनी के जो इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओनील, उन्होंने कहा था कि जो ब्रिक्स का एक्रोनिम है यानी जो शॉर्ट फॉर्म बनी थी ब्रिक, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना का जो ग्रुपिंग थी उसमें जो ब्रिक एक्रोनिम थी वो इन्होंने दी थी जिम ओनील ने। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था 2009 में इस ग्रुप में। ऑबिटोरी देख लेते हैं, यानी कि हाल ही में कुछ लोग पास अवे हो गए हैं, कुछ लोगों की डेथ हुई है, बहुत ही फेमस लोग थे। जैसे तो आते हैं तरुण मजूमदार, ये एक वेटरन फिल्म मेकर हैं जो 91 की एज में एक्सपायर हुए हैं। इनको 4 बार नेशनल अवार्ड विनर हैं ये, और इनको पद्मश्री भी मिला है। एक हैं पीटर ब्रूक, ये ब्रिटिश थिएटर डायरेक्टर हैं, इनको जाना जाता है इनकी फेमस अडेप्टेशन के लिए द महाभारत के लिए, इनकी भी मृत्यु हुई है। ये ब्रिटिश हैं तो यानी कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये थे 8 जुलाई के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। आई होप कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो गए होंगे। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।